नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस शख्स की बात करने जा रहे हैं जिसने अपने पिता के कातिलों को चुन चुन कर मारा, जो था रहमान डकैत और अरशद पप्पू से उम्र में छोटा। रहमान के बाद जिसने उसकी गैंग की कमान को अपने हाथों में लिया। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं उज़ैर अली उर्फ सरदार उज़ैर जान बलोच की। उज़ैर बलोच को फुटबॉल खेलने का शौक हुआ करता था। जनवरी 2003 में कलाकोट का एक छोटा ट्रांसपोर्टर जिसका के नाम फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा फैजू था, वो अपने ऑफिस के बाहर कुर्सी पर बैठा था। साथ में उसके कई साथी उसके साथ बैठे थे। सभी आपस में बात कर रहे थे तो तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार में से 6 लड़के उतरते हैं। अरशद पप्पू उनके साथ था, वो उनका लीडर था। मामा फैजू को वो लोग किडनैप करने आए थे। अरशद पप्पू और उसकी गैंग ने वहां मौजूद सभी लोगों पर बंदूकें तान दी थी। बताया जाता है कि मामा फैजू का बेटा भी वहीं था। उस समय उसकी उम्र 26 साल थी। जब मामा फैजू ने बचने की कोशिश की तो अगवा करने आए बदमाशों ने मामा फैजू की टांग में गोली मार दी। वहीं मामा फैजू का बेटा ये देखकर उन पर हमला करने लगता है, मगर मामा फैजू के दोस्तों ने उसको पकड़ लिया। अरशद पप्पू और उसके साथियों ने मामा फैजू को गाड़ी में बैठा लिया। वो वहां से हवाई फायरिंग करते हुए निकल जाते हैं। फैजू का बेटा टूट गया। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उसको अपने पिता की चिंता सताए जा रही थी। एक हफ्ते बाद मामा फैजू की डेड बॉडी को बोरी में डालकर मच्छर कॉलोनी मारीपुर रोड पर फेंक दी गई। मामा फैजू को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। वो उज़ैर अली उर्फ उज़ैर बलोच मामा फैजू का बेटा ही था, जिसकी आंखों के सामने से उसके पिता को अगवा कर लिया था। उज़ैर बलोच अपनी मर्जी से गैंगस्टर नहीं बना था। जब वो क्राइम की दुनिया में उतर गया था तो वो रहमान और अरशद पप्पू से बड़ा गैंगस्टर बना। 10 अक्टूबर 1977 को सिंगोलेन लियारी की एक गली में उज़ैर अली का जन्म हुआ। उसके पिता फैज़ मोहम्मद के लिंग ईरानी बलोचिस्तान के सरबाजी कबीले से थे। 1992 में उज़ैर ने अपने एरिया के स्कूल से मैट्रिक की, मगर उससे इंटर क्लियर नहीं हुआ। कई साल बाद उसने वो क्लियर किया। उसके पिता उज़ैर को फुटबॉलर बनाना चाहते थे, लेकिन उज़ैर का ज़्यादा समय कबूतरबाजी में जाता था। 1997 में 20 साल की उम्र में उसकी शादी हो जाती है। 2 साल बाद उसकी बेटी हुई। उज़ैर ने अरसे लियारी जनरल हॉस्पिटल में वार्ड बॉय के तौर पर काम किया। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 2001 में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए। उज़ैर बलोच ने अपने एरिया से नाज़िम का इलेक्शन लड़ा, मगर पीपल्स पार्टी के हबीब हसन के मुकाबले में वो हार जाता है। उस दौर में उसके पिता फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा फैजू का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा चलने लगा। करीबन इनकी 10 बसें कराची से अलग अलग एरियाओं में चलने लगी। फैजू ने अपने बेटे उज़ैर को अपने साथ काम पे लगा लिया। 2002 में उज़ैर का बेटा पैदा हुआ। दादा बनने की खुशी में मामा फैजू ने इलाके में मिठाइयाँ बंटवाई, लेकिन जनवरी 2003 में मामा फैजू को मार दिया गया। बताया जाता है कि फैजू एरिया के मनी कलेक्शन को रहमान को पहुंचाता था। वहीं अरशद पप्पू गैंग को पैसा नहीं मिल रहा था, तो यही कारण था अरशद पप्पू ने मामा फैजू को किडनैप कर लिया। उसकी रिहाई के बदले में अरशद पप्पू ने उनसे पैसा मांगा। फैजू और उसके बेटे उज़ैर बलोच, उसकी फैमिली ने पैसा इकट्ठा करके उनको दे दिए। पैसा मिलने के बाद भी उज़ैर के पिता को मार दिया गया। इस सब के बाद उज़ैर बलोच, जो अपनी जिंदगी क्राइम की दुनिया से दूर रहकर बिता रहा था, वो अब रहमान की गैंग में शामिल हो जाता है। उज़ैर ने रहमान के साथ मिलकर अरशद पप्पू के लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया। उज़ैर बलोच के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो अपने पिता का लाडला बेटा था। कहते हैं मामा फैजू ने अपने बेटे उज़ैर को जीप ला कर दी थी। उस जीप में वो अक्सर घूमा करता था। पिता के कत्ल के बाद उज़ैर की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उज़ैर सभी भाइयों में सबसे बड़ा था। उसके 2 और भाई थे, जिनका नाम था जुबैर अली और उमेर अली। बड़ा भाई होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी अब उज़ैर बलोच पर आ गई थी। उज़ैर ने अपने पिता के मर्डर में FIR दर्ज करवाई, जिसमें उसने अरशद पप्पू, उसके भाई यासीर अरफात और 2 लोगों के नाम दर्ज करवाए थे।
बताया तो ये भी जाता है कि उजैर बलोच की माँ रजिया बीबी ने उसको कसम दी थी कि वो अपने पिता का बदला जरूर ले। उजैर ने ठान लिया था कि वो इसका बदला जरूर लेगा। उजैर अपने पिता के केस में जब गवाही देने जाता था तो उसको इसमें डराया जाता था। 23 जनवरी 2003 को अरशद पप्पू के पिता हाजी लालू को अरेस्ट कर लिया गया। इसका बदला लेने के लिए अरशद पप्पू ने रहमान के रिश्तेदारों को टारगेट करना शुरू कर दिया। दोनों तरफ से एक दूसरे के लोगों को मारा जाने लगा। उजैर भी वारदातों में शामिल हो गया था। 2004 में उसने बाबा लाडला, शहनवाज शानी और फैसल पठान के साथ मिलकर दूसरे ग्रुप के फिदा जोगी और जहांगीर लासी पर फायरिंग की। जहांगीर लासी इसमें मारा गया, वहीं फिदा जोगी जख्मी हो जाता है। एंटी गैंग ने इसकी पुलिस में कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं करवाई क्योंकि वो इस सब का खुद बदला लेना चाहते थे। 2005 में लियारी में टास्क फोर्स बनी जिसके लीडर थे चौधरी असलम। गैंग वॉर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी। रहमान भागकर बलोचिस्तान चला जाता है, वहीं उजैर पहले ईरान कदम रखता है। आईडी पासपोर्ट लेकर वो वहां से पाकिस्तान कदम रखता है। वो चौड़ जमाली के इलाके में अंडरग्राउंड हो जाता है। 2006 में रहमान डकैत की गिरफ्तारी से पहले एजेंसीज ने उजैर बलोच को अरेस्ट कर लिया। वो महीनों तक कराची सेंट्रल जेल में बंद रहा। यहाँ वो फैसल रजा आब्दी के कहने पर पीपल्स पार्टी के कैदियों का इंचार्ज बन जाता है। आगे चलकर उसकी जमानत हो जाती है। थोड़े समय बाद उसने कोर्ट में पेश होना छोड़ दिया। इसके बाद उसको भगोड़ा घोषित कर दिया गया। 2008 में जब पीपल्स पार्टी का राज आ गया था तो रहमान और उजैर पावर में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने तंजीम पीपल्स अमन पार्टी बनाई। एक तरफ बाबा लाडला रहमान का मिलिट्री राइट हैंड था तो वहीं उजैर बलोच उसका पॉलिटिकल राइट हैंड। उजैर हर मीटिंग में शामिल होता था। रहमान पीपल्स पार्टी को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर देता है। उसने लोगों से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया। बलोचिस्तान के एक शख्स ने सदर आसिफ अली जरदारी से इसकी शिकायत की। जरदारी ने रहमान को पकड़कर कानून के हवाले करने का आदेश दिया। उसकी सर की कीमत 50 लाख रुपए रख दी गई। अगस्त 2009 को चौधरी असलम ने रात को रहमान को पुलिस मुकाबले में ढेर कर दिया। उजैर बलोच ने इसको फेक एनकाउंटर कहते हुए हाई कोर्ट जाने का फैसला किया। दोस्तों, रहमान डकैत पर बना वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिसको देखना हो वो देख लीजिएगा। रहमान डकैत के जाने के बाद रहमान की गैंग और पीपल्स अमन कमेटी के नए लीडर के लिए 2 नामों को सामने रखा गया। पहला उजैर बलोच, दूसरा बाबा लाडला। आखिर में उजैर बलोच के सर पे वो पगड़ी सजाई गई। उजैर बलोच एक तो पढ़ा लिखा था, वहीं उसके पीपल्स पार्टी से अच्छे लिंक थे। यहाँ से वो उजैर बलोच सरदार उजैर जान बलोच बन जाता है। उजैर बलोच के साथ पुलिस वाले रहने लगे। उसके हिसाब से ही पुलिस वालों की पोस्टिंग होने लगी। लाइसेंसी हथियार उजैर बलोच के पास आ चुके थे। कौन कहां से इलेक्शन लड़ेगा इस सब को उजैर डिसाइड करने लगा। उजैर अपने पिता के कातिलों को कहां भूलने वाला था। अक्टूबर 2010 में शेरशाह कबाड़ी मार्केट में होने वाले मर्डर्स में बाबा लाडला और उजैर बलोच के नाम आने लगे। MQM पार्टी उस समय पीपल्स पार्टी से इसकी शिकायतें करती रही। अक्टूबर 2011 में पीपल्स अमन कमेटी पर टारगेट किलिंग, किडनैपिंग, हफ्ता लेने के आरोप लगने लगे। इसके बाद भी उजैर बलोच का ग्रुप किसी से नहीं दबा। 2012 में चौधरी असलम ने उजैर बलोच और उसकी पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया था। पुलिस की गाड़ियां चील चौक तक ही सीमित रही, वो अंदर लियारी की गलियों में नहीं जा सकी। कई दिनों के बाद चौधरी असलम नाकाम होकर वापिस आ जाते हैं। उजैर के हक में न केवल आदमी बल्कि औरतें भी सड़क पर उतर जाती हैं। उजैर अब आसिफ जरदारी के गुण गाने लगा। उस पर हुई कार्रवाई का जिम्मेदार वो नबील गबोल और मुजफ्फर टप्पी को कहने लगा। टप्पी आसिफ जरदारी का मुंह बोला भाई था। उजैर के मुताबिक वो लियारी में इलेक्शन लड़ना चाहता था। उजैर ने इसको लेकर मना कर दिया, जिसके बाद मुजफ्फर ने ऑपरेशन शुरू कर दिया। 2013 में उजैर बलोच को अपने पिता के हत्यारे से बदला लेने का मौका मिला। अरशद पप्पू को 2006 में अरेस्ट कर लिया गया था। 2012 में वो
जमानत पर बाहर आ गया था। 16 मार्च 2013 को अरशद पप्पू, उसका भाई यासिर अरफात, उसका एक और साथी शेरा पठान को डिफेंस से अगवा करके लियारी लाया जाता है। पहले उनके हाथ और पैर काटे गए। मरने के बाद उनकी लाशों के टुकड़ों को जला दिया गया। सर को काटकर फुटबॉल खेली गई। अरशद पप्पू के किडनैपिंग वाले दिन ही नबील गबोल ने पीपल्स पार्टी को छोड़कर MQM पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को मजबूरन उजैर के लोग जावेद नागौरी और सानिया नाज और दूसरे लोगों को टिकट देने पड़े। उन्होंने वहां जीत भी हासिल की। उन्होंने उजैर बलोच के साथ वफादारी से काम करना शुरू कर दिया। जीत की खुशी में उजैर बलोच ने सबको डिनर पर बुलाया। वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर, अब्दुल कादिर बलोच शरीक हुए थे। कहते हैं बाद में ये सभी उजैर बलोच के साथ होने से पलट गए थे। 2013 में अरशद पप्पू के सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उजैर बलोच, बाबा लाडला और दिगर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। सितंबर 2013 को कराची में क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। नवंबर 2013 में जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ बने तो ऑपरेशन और तेजी में आ जाता है। इसको देखते हुए लियारी के बड़े बड़े बदमाश फरार हो जाते हैं। उजैर बलोच पहले ईरान गया। वहां उसकी मुलाकात हाजी नासिर से हुई। उन्होंने उसकी मीटिंग ईरानी इंटेलिजेंस से करवाई। पाकिस्तान ने उसकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रेड वारंट जारी करवा दिया। 29 दिसंबर 2014 को उजैर को इंटरपोल ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अरेस्ट किया। 30 जनवरी 2016 को पाकिस्तान में इसकी गिरफ्तारी को शो किया गया। उजैर से GIT ने इंटेरोगेशन की। उजैर ने GIT के सामने कबूला के वो 198 कत्ल केसों में शामिल था। वहीं उसने ये भी कबूला के उसने आसिफ जरदारी की बहन फरियाल तालपुर को पैसा पहुंचाया। इसके बाद आसिफ जरदारी पर भी सवाल उठे थे। उजैर 1 महीने में 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करता था। उसमें से 1 करोड़ रुपए जरदारी की बहन को जाता था। उजैर बलोच ने बताया कि उसने मुजफ्फर टप्पी को 14 शुगर मिलों पर कब्जा करवाया। यही नहीं बल्कि आसिफ जरदारी के कहने पर उसने बिलावल हाउस कराची के आसपास 30-40 बंगले खाली करवाए। उजैर ने यह भी बताया था कि उसने 2008 से 2013 के दौरान बड़ी भारी मात्रा में हथियार खरीदे थे। हथियार बेचने वालों में लाला तवक्कल, सलीम पठान और कई लोग शामिल थे। उजैर बलोच पर इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए जासूसी करने के आरोप भी लगे थे। 2020 में इस इल्जाम में मिलिट्री कोर्ट ने उजैर को 12 साल की सजा सुनाई थी। उसके 10 केसेस खत्म हो चुके हैं। अब उस पर सिर्फ 11 से 12 केस चल रहे हैं। उसमें अरशद पप्पू का केस भी शामिल है। वहीं उजैर के वकील का कहना है कि कई केस चौधरी असलम ने उस पर दर्ज करवाए हैं। तो दोस्तों, ये थी उजैर बलोच की जिंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।